हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। हर साल थाउजेंड ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं प्लेसमेंट के लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ परसेंटेज जो हैं वो शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या है इसके पीछे रीज़न? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जो प्लेसमेंट है वो सीजीपीए पे डिपेंड करती है। क्या सच में? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लेसमेंट आपकी सिर्फ सीजीपीए पे डिपेंड नहीं करती। रिक्रूटर आपसे पहले नहीं मिलते, वो मिलते हैं सबसे पहले आपके रिज्यूम से। एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूम आपको हेल्प करता है कि आप इंटरव्यू के लिए और फर्दर राउंड्स के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओ। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कंप्लीट ड्यू प्लेसमेंट प्रोसेस, एटीएस क्या होता है, कैसे आपको एटीएस के हिसाब से अपना रिज्यूमे बिल्ड करना है, रियल सीवी किस तरीके से दिखता है, कौन सा वो सीवी होता है जो आपको शॉर्टलिस्ट कराता है इंटरव्यू के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये एक मिथ बर्स्ट करना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर उनका सीजीपीए अच्छा है तो बस उनको प्लेसमेंट मिल जाएगी, और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमारा सीजीपीए तो 7.5 ही है या हमारा तो 8 ही है, हमारे क्लासमेट्स का सीजीपीए तो 9.9 जा रखा है, प्लेसमेंट तो उन्हीं की लगेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल नहीं होता। सीजीपीए सिर्फ एक क्राइटेरिया प्ले करता है कि आपके पास 7.5 से ऊपर का सीजीपीए होना चाहिए। उसके बाद जो मेन रोल प्ले करता है वो होता है आपका सीवी। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है जिसका जो सीवी है वो बहुत ही पुअरली डिज़ाइन है, बट उसका सीजीपीए 9.9 है। वहीं एक दूसरा स्टूडेंट है जिसका सीजीपीए सिर्फ 7.5 है, बट उसके रिज्यूमे में उसकी इंटर्नशिप है, उसके एक्सपीरियंस है, उसने एटीएस स्कोर के हिसाब से अपना रिज्यूमे बिल्ड करा है। तो किसको मिलेगी प्लेसमेंट? ऑफकोर्स 7.5 वाले को, 9.9 वाले को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपका जो रिज्यूमे है ना, वो आपका पहला इंटरव्यू होता है। तो चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ड्यू का प्लेसमेंट प्रोसेस काम कैसे करता है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप कोई से भी कॉलेज में हो, भले ही आपका कॉलेज नॉर्थ कैंपस में हो, चाहे ऑफ कैंपस हो या साउथ कैंपस हो, हर कॉलेज का अपना एक प्लेसमेंट सेल होता है। वो प्लेसमेंट सेल का अपना एक पोर्टल होता है। अगर मैं नॉर्थ कैंपस की बात करूँ तो पॉड करके एक पोर्टल है जिसपे नॉर्थ कैंपस के जनरली कॉलेज अपना रजिस्ट्रेशन, मतलब स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आपको क्या करना है, अपने प्लेसमेंट सेल से पता करना है कि कौन सा प्लेसमेंट पोर्टल है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको वहाँ पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है, सारे डॉक्यूमेंट, 12th 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होती है। आपकी जो लेटेस्ट मार्कशीट होती है ग्रेजुएशन की, आपका जो भी रिजल्ट आया लेटेस्ट वाला, वो आपको अपलोड करना होता है, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो भी वो मांगते हैं। उसके बाद आपको अपना सीवी अपलोड करना होता है। सीवी अपलोड करने के बाद वो आपका सीवी वेटिंग करते हैं। अब ये सीवी वेटिंग क्या होता है, इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। अभी आप बस इतना समझो कि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जुलाई एंड पे, तो अभी आपका क्या है कि सीवी वेटिंग का प्रोसेस शुरू हो गया होगा। जनरली कॉलेज क्या करते हैं कि वो एक टाइम पीरियड देते हैं 15 से 20 दिन का, जहाँ पे वो बोलते हैं कि अब आप अपने सीवी जो है वो अपलोड करना शुरू कर दो और हम सीवी वेटिंग शुरू कर रहे हैं। अगर आपने सीवी वेटिंग टाइमली नहीं कराया तो हो सकता है कि प्लेसमेंट सेल आपको बाद में आपका सीवी वेटिंग ना करे। तो इसीलिए जल्द से जल्द जाकर अपने प्लेसमेंट सेल से कॉन्टेक्ट करें रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन एंड सीवी वेटिंग। एक बार आपका सीवी वेटिंग हो गया, उसके बाद जो भी कंपनी आती हैं वो आपको पोर्टल पे शो हो जाती हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपको इंस्टाग्राम पेजेस पे या जो भी जहाँ पे भी आपका रजिस्ट्रेशन कराया होगा आपके कॉलेज ने, वहाँ पे आपको दिख जाती है। ठीक है, फिर आपको कंपनी के लिए अप्लाई करना होता है। कंपनी क्या करती है कि आपके सीवी का एटीएस स्क्रीनिंग करती है। अब एटीएस क्या होता है ये भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। उसके बाद अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है, सबसे ज़रूरी क्या है, सीवी, क्योंकि अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है देन उसके बाद आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग आता है, इसके अंदर क्वांट्स आता है, डिफरेंट इंग्लिश भी आती है। ठीक है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो एप्टीट्यूड टेस्ट की आपकी प्रिपरेशन आपको करनी होती है, क्योंकि इतने सारे बच्चे आप बैठते हैं, तो आपको अगर उनमें से स्टैंड आउट करना है तो आपको एप्टीट्यूड की अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद अगर आपका जीडी हो रहा है, क्योंकि सारी कंपनीज जीडी नहीं कराती, कुछ कंपनीज जीडी कराती हैं, जैसे कि अगर मैं नेम लेना चाहूँ तो डेलॉयट जीडी कराती है, ईवाई भी जीडी कराती है, कुछ कंपनीज नहीं भी कराती। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है इसमें भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
देन उसके बाद आपका होता है टेक्निकल या फिर केस इंटरव्यू। केस इंटरव्यू क्यों बोला मैंने, अगर आपके कॉलेज में BNN को आ रही है तो वो आपका टेक्निकल इंटरव्यू नहीं लेती, वो आपका केस इंटरव्यू लेती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि केस इंटरव्यू क्या होता है तो कमेंट कर दीजिएगा। देन उसके बाद होता है आपका HR इंटरव्यू, जो आपका लास्ट इंटरव्यू होता है। एंड देन इफ़ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। ये होता है पूरा आपका प्लेसमेंट का प्रोसेस। अब समझते हैं कि ये CV वेटिंग क्या होता है। तो देखो, CV वेटिंग को आप एक तरीके से क्वालिटी चेक करके समझ सकते हो कि ये आपके CV का क्वालिटी चेक होता है। यहाँ पे बिल्कुल ये एम नहीं होता कि आपके CV को रिजेक्ट कर दिया जाए या आपको प्लेसमेंट प्रोसेस से बाहर कर दिया जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई एम नहीं होता है। यहाँ पे एम सिर्फ इतना होता है कि आपके CV को इन्हेंस करा जाए। अप्लाई करने से पहले आप अपने CV को इन्हेंस कराते हो विद द हेल्प ऑफ CV वेटिंग। अब इसका मतलब सिर्फ इन्हेंस करना नहीं होता, इसके अलावा और भी चीज़ होती है। क्या होती है उसके अंदर, कि आपका CV प्रोफेशनली लिखा हुआ है या नहीं, ठीक है। देन उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने CV में एग्जीग्रेट करके चीज़ें लिख दी हैं। मान लो आपने लिख दिया है कि आपने एक कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ जीता है, बट उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यहाँ CV वेटिंग में क्या होता है कि अगर आपने एक भी चीज़ लिखी है ना कि आपने कोई कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ जीता है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हाँ मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता है। अगर आपने लिखा है कि आपकी CGPA 8.9 है, तो आपको वहाँ पे अपना रिजल्ट अपलोड करना पड़ेगा ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आपने कोई भी चीज़ एग्जीग्रेट करके नहीं लिखी। इसके अलावा वो भी चेक करते हैं कि आपका जो रिज्यूम है वो एरर फ्री है या नहीं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं हो गई, इसके अलावा रिक्वायर्ड फॉर्मेट में है या नहीं, ठीक है। अगर आपका CV रिजेक्ट हो भी जाता है CV वेटिंग के टाइम पे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अरे मेरा तो CV रिजेक्ट हो गया, अब तो मैं प्लेसमेंट सेल से बाहर हो गया हूँ, मैं तो प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका CV रिजेक्ट हो भी गया है तो उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ रीज़न से रिजेक्ट किया होगा, वो रीज़न भी वो लोग बताते हैं, आपको बस करेक्ट करके दोबारा अप्लाई करना होता है। तो इट्स अ टाइप ऑफ क्वालिटी चेक बिफोर यू अप्लाई। CV वेटिंग का प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंपॉर्टेंट, समझते हैं। ये देखने के लिए कि आपका जो CV है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कुछ कंपनीज आती हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर डेलॉइट आपके कॉलेज में आई है, तो डेलॉइट ऐसा करती है कि वो अपना खुद का एक फॉर्मेट लेके आती है और वो कहती है स्टूडेंट्स को कि आपको इसी फॉर्मेट में अपना CV बना के हमें सबमिट करना है, ठीक है। अगर आपको डेलॉइट का फॉर्मेट चाहिए और बाकी सारे CVs का कैसे बनता है फॉर्मेट चाहिए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा जो एरर्स होती हैं, ग्रामेटिकल एरर, वो लोग रिमूव करते हैं। अब उनके कॉलेज से आप अप्लाई कर रहे हो तो उनके कॉलेज की रेपुटेशन का भी तो सवाल है ना। अगर आप एक घटिया से CV के साथ अप्लाई करोगे या आप अपने CV में बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं लिखोगे, कुछ भी लिख दोगे, तो उनके कॉलेज की भी तो रेपुटेशन जाएगी ना। इसीलिए भी CV वेटिंग होता है। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स की हेल्प करता है उनको इम्प्रूव करने में। इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं होता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। ये आपके शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस भी बढ़ाता है, क्योंकि वो पहले से ही देख लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, और ये प्रेजेंट करता है प्रोफेशनल प्रोफाइल को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है, CV होता है, क्योंकि अगर आप CV में ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे हो तो आगे आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा कुछ चीज़ करने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का इंटरव्यूअर के सामने। अब CV में कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं बट आपको नहीं करनी, क्योंकि आपको अच्छी प्लेसमेंट चाहिए। तो देखो, सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो खोलते हैं कैनवा के अंदर जो रिज्यूमे की टैम्पलेट्स होती हैं, एकदम तड़कती भड़कती टैम्पलेट्स, एकदम बढ़िया फैंसी टैम्पलेट्स, वो उठाते हैं और अपना CV बनाना शुरू कर देते हैं। गाइस, आपको वो टैम्पलेट बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपना CV बनाना है, कैसी टैम्पलेट्स होनी चाहिए, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। बट आपको कैनवा पे जाके टैम्पलेट्स नहीं उठानी है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करते हैं, CV में बढ़ा चढ़ा के लिखने के चक्कर में बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिख देते हैं। गाइस, आप फ्रेशर हो, आपका जो CV है वो जस्ट 1 पेज का होना चाहिए, सिर्फ 1 पेज का। और अगर आपको 1 पेज में अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करनी है तो आपको बहुत ही कंसाइज लिखना है, बुलेट पॉइंट में लिखना है इंस्टेड ऑफ लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ। इसके अलावा पर्सनल डिटेल इंक्लूड कर लेते हैं। फादर्स का नाम क्या है, आपके सिस्टर का नाम क्या है, आपका रिलीजन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, कलर कैसा है आपका, ये सारी चीज़ें अपने CV में नहीं लिखनी होती, ये प्रोफेशनलिज्म में नहीं आती।
इसके अलावा अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, जैसे yourname@gmail.com या angrygirl@gmail.com, कुछ भी लिख देता है। ऐसा नहीं लिखना, आपका जो भी नेम है, अगर आपका जो ईमेल एड्रेस है वो बहुत ही अनप्रोफेशनल बना हुआ है, तो एक न्यू ईमेल एड्रेस आपको बनाना है और उसी की हेल्प से आपको वहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। वही ईमेल एड्रेस आपको मेंशन करना है, दैट रिप्रेजेंट योर नेम, आपका उसमें नेम होना चाहिए ताकि पता चले कि आपका ईमेल एड्रेस है cutegirl@gmail.com या फिर angryboy@gmail.com करके नहीं बनाना। देन नेक्स्ट मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट, एग्जीग्रेट करते हैं, अपनी इंटर्नशिप को बहुत ज़्यादा एग्जीग्रेट करके लगते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। लेट मी टेल यू, एक स्टूडेंट मेरे पास आया था एंड उसने मेरे को बताया कि मैम मैंने बहुत एग्जीग्रेट करके ये चीज़ें लिख दी, बट जब मैं इंटरव्यू में गया तो वहाँ पे मुझसे हर चीज़ पूछी गई कि अगर मैंने लिखा है कि मैंने ये काम करा है, लेट सपोज उसने लिखा था कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एनालाइज करें, तो उससे उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन पूछे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, अच्छा बताओ तुमने कैसे एनालाइज किया, अच्छा कितना टाइम एनालाइज किया, मतलब प्रॉपर उसी चीज़ के ऊपर उससे क्वेश्चन हुए। एक एक वर्ड जो आपको सीवी में लिखना है ना, वो सोच समझ के लिखना है, क्योंकि इंटरव्यूअर हर वर्ड पे आपसे क्वेश्चन कर सकता है। कुछ भी एग्जीग्रेट करके मत लिखना, कुछ भी ऐसा मत लिखना जो वहाँ जाके आप एक्सप्लेन ही ना कर पाओ। देन नेक्स्ट मिस्टेक होती है एडिंग एवरी सर्टिफिकेट यू अर्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक होती है जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं। अब क्या होता है कि मान लो कुछ स्टूडेंट सीए कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट सीएमए कर रहे होंगे और वो अप्लाई कर रहे होंगे डेलॉयट में, बेन में, ठीक है। अब उन्हें लगता है कि अरे ये तो एक एडिशनल सर्टिफिकेट है, मैं ऐड कर दूंगा तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नहीं पड़ेगा गाइज, नहीं पड़ेगा, आप रिजेक्ट हो सकते हो इस वजह से, क्योंकि वो यही पूछेंगे कि मान लो अगर रोल ऑडिट का है तो आपने तो सीएमए कर रखा है, सीएमए और ऑडिट तो बहुत अलग है, फिर आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हो, इसका मतलब तो ये है कि कुछ टाइम बाद आप छोड़ दोगे या आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे ऑफर लेटर। तो हर चीज़ नहीं लिखनी है, भले ही आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट करा है, बट अगर वो प्रोफाइल के साथ नहीं मैच कर रहा है, आप जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके साथ नहीं मैच कर रहा, तो उसको हटा दो, उसको मत लिखो, वरना आप रिजेक्ट हो जाओगे। इसके अलावा जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। नाउ यू हैव अ मैनी टूल लाइक चैट जीपीटी है और डिफरेंट टूल है, जेमिनाई वगैरह है, आप उनकी हेल्प से अपना जो सीवी है वो चेक करा सकते हो कि कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। देन जेनरिक करियर ऑब्जेक्टिव, मतलब वेग स्टेटमेंट लिख देते हैं अपने गोल्स के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। ऐसा नहीं लिखना कि आप, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैंने बोल दिया चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी उठाएंगे और उससे बोलेंगे कि ये काम मैंने करा है, अब आप मेरा सीवी बना दो। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट लिखेगा और आप वही जेनरिक स्टेटमेंट अपने सीवी में मेंशन कर दोगे और वहीं आपका सीवी रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत टू द पॉइंट लिखना है। अब जेनरिक चीज़ें बिल्कुल चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है, बट चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट नहीं करना, ध्यान रखना। एक पेज से ज़्यादा का आपका सीवी होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, भले ही आपने कितने ही अचीवमेंट करे हो। ट्राई टू कंसाइज इट इन वन पेज, ओनली वन पेज। यू आर फ्रेशर राइट नाउ, आपके पास कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस नहीं है कि आप 4-5 पेज का या 2 पेज का भी अपना सीवी बनाओ। अब फोटो का ऐसा रहता है कि देखो, कुछ जो सीवीज होते हैं, कुछ जो कंपनीज होती हैं वो अपने सीवी में स्पेशली मेंशन करती हैं या अपने जीडी में मेंशन करती हैं कि आपको फोटो लगानी है। फॉर एन एग्जांपल, जब डेलॉयट आती है तो अपना जो वो फॉर्मेट प्रोवाइड करती है ना, वो अपना खुद का फॉर्मेट लेके आती है सीवी का, उसके अंदर वो वहाँ पे जगह देती है टू अटैच योर फोटो। अगर जगह दी है तो आप फोटो अटैच करो, अगर ऐसा नहीं है कि खुद का उन्होंने फॉर्मेट लेके आए हैं सीवी बनाने का, तो अगर आप वैसे जेनरिक अपना बना रहे हो तो उसमें आप फोटो अटैच मत करो, फोटो अटैच नहीं करनी होती। So now you know how your resume are evaluated. Let's build a professional resume from a sketch. अब स्क्रैच से देखते हैं कि कैसे एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना है जो एटीएस स्क्रीनिंग में भी पास हो जाए, रिक्रूटर शॉर्ट लिस्ट कर ले। तो अब आपका जो रिज्यूम है ना, वो आपका मार्केटिंग डॉक्यूमेंट होता है, आप अपने आप को मार्केट कर रहे हो, सेल कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आपका सेक्शन 1 आता है। सेक्शन 1 वो पहली चीज़ है, ये जो हेडर है ना, ये पहली चीज़ होती है जो रिक्रूटर नोटिस करता है। तो इसमें आपको जो भी डिटेल्स लिखनी है बहुत ही सोच समझ के, बहुत ध्यान से लिखनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, पूरा नेम, और कैपिटल लेटर में आपको अपना नेम लिखना होता है।
देन उसके बाद आपको यहाँ अपना जेंडर मेंशन करना है, एज मेंशन करना है, अपना ईमेल आईडी मेंशन करना है और मोबाइल नंबर मेंशन करना है। अगर आप और चाहते हैं तो आप यहीं पे अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपकी आती है एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन डिटेल के अंदर आपको अपना नेम ऑफ कोर्स लिखना है। लाइक अगर आप ग्रेजुएशन में बीकॉम कर रहे हो तो आपको लिखना है बीकॉम। अगर आप ऑनर्स कर रहे हो तो आपको यहाँ लिखना है बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। देन आपको 10th और अपनी 12th की डिटेल मेंशन करनी है। अगर आपने 10th और 12th अपना सीबीएसई से करा है तो वो लिखें, आईसीएसई से करा है तो वो लिखें। देन ईयर आपको लिखना है। जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन अगर स्टार्ट हुई थी 2023 में और आपकी ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हुई है 2026 में, तो आपको इस तरीके से ये मेंशन करना है, ठीक है। देन आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है। यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल मैंने लिखा है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज नॉर्थ कैंपस ड्यू, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आपको अपना स्कूल का नेम लिखना है एंड आपको फिर यहाँ पे अपनी परसेंटेज या सीजीपीए लिखनी है, ओके। अब सीजीपीए कैसे लिखनी होती है मैम, लास्ट सेमेस्टर की लिखनी होती है? नहीं, अगर आपका 5th सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, या अभी ठीक है आपका 4th सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, 5th भी नहीं होगा क्योंकि आप लास्ट ईयर में बैठ रहे होंगे, तो आपका जो 4th सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, फिर 1 से 4th सेमेस्टर की जितनी भी आपकी सीजीपीए है उनको आपको ऐड करना है और डिवाइड कर देना है 4 से। मतलब आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। आपको यहाँ पे अब तक की अपने पिछले 2 साल की सीजीपीए का एवरेज मेंशन करना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना होता है, आपका प्रोफेशनल नेम, मोबाइल नंबर, लिंक्डइन प्रोफाइल, जेंडर, एज और प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो लाइक सीए, सीएमए, सीएस कुछ भी, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना होता है। ग्रेजुएशन के बाद आप मेंशन कर सकते हो, हाँ ग्रेजुएशन के बाद आप उसको मेंशन कर देना, सीए, सीएमए, सीएस। बट ध्यान रखना, आप जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, अगर उससे आपका कोर्स, आपका प्रोफेशनल कोर्स अलाइन हो रहा है तभी आप लिखो, वरना मत लिखो, इट मे लीड टू यू टू अ रिजेक्शन। आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है इंटर्नशिप का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है एजुकेशन के बाद, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर को और स्किल्स को शो करता है। कुछ इस तरीके से आपको अपना सेक्शन बिल्ड करना है। यहाँ लिखना है इंटर्नशिप। देन उसके बाद आपको प्रोफाइल लिखनी है, मतलब किस चीज़ का आपने काम किया। मान लो आपने क्या किया है कि आपने कंटेंट राइटिंग का काम किया, कंटेंट राइटिंग की आपकी प्रोफाइल थी, तो कंटेंट राइटर आपको लिखना है। देन किस कंपनी में किया है उस कंपनी का नाम लिखना है। फिर कब से कब तक किया है वो आपको मेंशन करना है, दैट इज योर ड्यूरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना की रोल लिखना है और एक लाइन में उसका डिस्क्रिप्शन या इम्पैक्ट लिखना है। अब इस सेक्शन को इतना आसान मत समझो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। देखो, सबसे पहले ये मेंशन मत करो कि व्हाट यू सपोज टू डू, नहीं, आपने वहाँ जाके एक्चुअल में क्या अचीव किया उसको लिखो, अचीवमेंट को लिखो। अब अचीवमेंट को मैम क्या लिखे कि मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था वहाँ जाके, नहीं, ऐसा नहीं करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि आपने मार्केटिंग में काम किया, वर्कड इन मार्केटिंग, ये नहीं लिखना। आपको क्या लिखना है, जनरेटेड अ लीड अक्रॉस 15+ वेंडर। अब इसका मतलब भी तो यही है ना कि आपने मार्केटिंग में काम किया है ना। अगर आपने लीड जनरेशन किया है तो वो भी तो मार्केटिंग में काम किया है। बट आपको क्या करना है, एक्शन वर्ड को यूज़ करना है। जैसे जनरेट, कौन कौन से एक्शन वर्ड मैम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है लीड, मैनेज, कोऑर्डिनेट, एनालाइज, डेवलप, ऑप्टिमाइज। यहाँ पे पूरे पावरफुल एक्शन वर्ब मैंने मेंशन कर दिए हैं सो दैट इट विल हेल्प यू। आपको क्या करना है, अपना इम्पैक्ट शो करना है कि अगर आपने वहाँ कोई भी काम किया है, अगर आपने कंटेंट राइटिंग करी है तो आपको सिंपल ये नहीं लिखना कि कंटेंट राइटिंग करी है, नहीं, आपने कंटेंट राइटिंग करी तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ा आपको वो मेंशन करना है। एंड द प्रो टिप इज ऑलवेज क्वांटिफाई योर वर्क, जितना हो सके नंबर्स डालो। जैसे कि आपने क्या किया है कि आपने इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाला, ठीक है, तो आपको ये नहीं लिखना कि मैंने इंस्टाग्राम मैनेज किया, आपने ये लिखना है कि मैंने इंस्टाग्राम मैनेज किया तो उससे कितने फॉलोअर्स गेन किए या मेरा रीच कितना हुआ कंटेंट का। तो आपको हमेशा अपने वर्क को क्वांटिफाई करना है। अगर आप अपने वर्क क्वांटिफाई करोगे तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा और आपका ATS स्कोर भी इन्हांस होगा, आपका ATS स्कोर बढ़ेगा एंड रिक्रूटर विल लव टू मेजर योर इम्पैक्ट। Okay, now let me explain you what is this ATS score. मैम you are again and again telling कि ATS score का ध्यान रखना, ATS score का ध्यान रखना। अब ये होता क्या, देखो, अब इतने सारे रिज्यूमे जाते हैं, इतने सारे CV जाते हैं, आपको क्या लगता है कि आपका रिक्रूटर बैठ के एक एक CV को देखता होगा? नहीं, वो डायरेक्टली ATS सॉफ्टवेयर में आपके रिज्यूमे को स्कैन करता है, ठीक है।
और एटीएस सॉफ्टवेयर फिर वहाँ पे एक स्कोर जनरेट करके देता है। उस स्कोर के हिसाब से आपका सीवी जो है वो शॉर्टलिस्ट होता है। अब मैम ऐसे कैसे करता है ये स्कैन, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन आएगा, आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है, उसके अंदर लिखा होगा कि आपका जो रिक्रूटर है या ये जॉब जो है उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो वाले जो कीवर्ड्स होते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के, उनको ये मैच करता है आपके रिज्यूमे के कीवर्ड्स को। जितना ज़्यादा मैच होगा उतना ज़्यादा आपका एटीएस स्कोर होगा। अगर आपका एटीएस स्कोर 85% से ज़्यादा आ रहा है ना, तभी आप अपने सीवी को अच्छा समझिएगा और तभी आप उसे सीवी वेटिंग के लिए दीजिएगा, ठीक है। रिक्रूटर उस स्कोर को देखता है, अगर वो स्कोर हाई होता है तो इसका मतलब है आपका सीवी बहुत बढ़िया है और ये जो जॉब प्रोफाइल वो ऑफर कर रहे हैं उसके साथ जा रहा है। तो ठीक है, तो आपको अब एटीएस स्कोर तो समझ आ गया, अब आपको आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। इंटर्नशिप में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, स्टूडेंट्स का बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि मैम हमारा जो प्रोफाइल आया है वो ऑडिट के लिए आया है, क्योंकि डेलॉइट, केपीएमजी, ईवाई, मोस्टली जो बिग 4 कंपनीज होती हैं वो ऑडिट के प्रोफाइल के लिए आती हैं। लेकिन मैम मैंने इंटर्नशिप तो मार्केटिंग में करी है, मैम मैंने इंटर्नशिप तो करी ही नहीं है ऑडिट में। गाइस कोई बात नहीं, आपने जो भी इंटर्नशिप करी है इट्स ओके, यू जस्ट नीड टू अलाइन दैट इंटर्नशिप विद द क्वालिटी और द रोल रिक्वायर्ड बाय द ऑडिट। अगर आपने मार्केटिंग में भी करी है तो इट्स ओके, आप अपना मार्केटिंग का ही लिखो, आपने वहाँ पे मेंशन करना है योर रोल, योर कंपनी, बट आपको जो डिस्क्रिप्शन मैंने बताया है वो वैसे ही लिखना है। आपने वहाँ नंबर मेंशन करना है, आपने वहाँ मेंशन करना है आपके जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। भले ही मार्केटिंग है, यू कैन जस्टिफाई देयर कि हाँ मैंने मार्केटिंग में करी है बट आई हैव अ रोल अलाइन टू द ऑडिट, आई हैव इंटरेस्ट इन अ ऑडिट, मेरा जो बैकग्राउंड है वो बीकॉम ऑनर्स है जो कि ऑडिट के साथ जा रहा है। तो मार्केटिंग में ठीक है मैंने करी है बट मेरे एफर्ट्स देखो, वहाँ पे पता है सबको पता होता है कि आप फ्रेशर्स हो, आपको फ्रेशर्स एज अ फ्रेशर आपको ऑडिट में तो कहीं इंटर्नशिप मिलेगी नहीं, सबको पता है, आपके रिक्रूटर को भी पता है। वो बस देखना चाहता है कि आप कितने अच्छे से अपने रोल को जस्टिफाई कर पाते हो, वो बस देखना चाहता है आपके सीवी से कि आपने कितनी मेहनत करी है मार्केटिंग के रोल में भी या जो भी आपने इंटर्नशिप करी है। तो इस वजह से परेशान मत होना कि मैम फिर मैं ना लिखूँ इंटर्नशिप, नहीं, आपको इंटर्नशिप लिखनी है, आपने जो भी इंटर्नशिप करी है आपको वो सारी मेंशन करनी है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज अकेडमिक अचीवमेंट। यहाँ पे आपको हाईलाइट करने हैं अपना अकेडमिक एक्सीलेंस, स्कॉलरशिप, रिकॉग्नाइजेशन। आपको अपनी अकेडमिक स्ट्रेंथ और रिकॉग्नाइजेशन को दिखाना है। जैसे आपको स्कॉलरशिप मिली फॉर अ स्टूडेंट वेलफेयर, एसोसिएटेड अ ड्यू फॉर फाइनेंशियल मेरिट अकेडमिक एक्सीलेंस, आपने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी इन अ बिजनेस क्विज, आपने डीन लिस्ट अवार्ड आपको मिला, आप रनर अप रहे किसी कॉम्पिटिशन में, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको यहाँ पे पार्टिसिपेशन का नहीं डालना कि मैंने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, मैंने उस क्विज में पार्टिसिपेशन किया था, नहीं, पार्टिसिपेशन का नहीं डालना, अचीवमेंट का डालना है। अगर आपने पार्टिसिपेशन के बाद कुछ अचीव करा है, आपकी फर्स्ट पोजीशन आई है, सेकंड पोजीशन आई है, थर्ड पोजीशन भी आई है, तो आप वो लिखो। एंड ऑलवेज रिमेंबर योर क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ 10 एवरेज वन, जस्ट राइट अ 3 स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। प्रो टिप क्या है कि ऑलवेज बी स्पेसिफिक एंड मेंशन द अवार्डिंग बॉडी एंड द रीजन। हमेशा मेंशन करो कि आपको अवार्ड कहाँ से मिला है, ठीक है। मान लो आपने क्या किया है कि आपका कॉलेज है स्टीफेंस, तो आपको स्टीफेंस में आपको स्टीफेंस की सोसाइटी ने दिया है, तो आपको वहाँ मेंशन करना है कि कौन सी सोसाइटी है, कौन से कॉलेज की है और आपको किस वजह से अवार्ड मिला है। आपने हाईलाइट करो अचीवमेंट को जो प्रूव करता है आपकी स्किल, कंसिस्टेंसी और लीडरशिप को। हमेशा याद रखो कि आपका जो रिक्रूटर है वो हमेशा ये देख रहा है आपके अंदर कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, अच्छी है, आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसी है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स कैसी है। तो हमेशा जब भी आप यहाँ पे अचीवमेंट लिखोगे तो इन स्किल्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी जो वर्डिंग है वो यूज़ करनी है। हमेशा ऐसी वर्डिंग यूज़ करनी है कि ये जो 3-4 स्किल्स रिक्रूटर ढूंढते हैं उससे आपकी जो भी वर्डिंग है वो मैच करे और आपका एटीएस स्कोर एनहांस हो। गाइस एटीएस स्कोर बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं हर बार आपको समझा रही हूँ कि किस तरीके से आप एटीएस स्कोर को एनहांस कर सकते हो। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लिख देते हैं, स्कूल लेवल सर्टिफिकेट लिख देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, अपने स्कूल लेवल सर्टिफिकेट नहीं लिखने। अगर आपका नहीं है कोई एकेडमिक अचीवमेंट मत लिखो यार, छोड़ दो, बट स्कूल लेवल सर्टिफिकेट उठा के मत लिख देना।
कोई डिटेल्ड मत लिखो फालतू में कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में लिख दिया। आपको बस ये लिखना है आपका कौन सी बॉडी है, किस चीज़ के लिए आपको रिकॉग्नाइजेशन मिला और कौन सा रिकॉग्नाइजेशन मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। रिलेवेंट अचीवमेंट मत लिखना और कोई भी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर मत करना, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है कि किस तरीके से आप जो है लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि रिसीव स्कॉलरशिप फ्रॉम अ स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ड्यू फॉर फाइनेंशियल मेरिट एंड एकेडमिक एक्सीलेंस, secured a first position in a business quiz competition, then runner up award dean list। आप देख रहे हो मैंने पहली ही चीज मेंशन करी है, फिर कौन सा क्विज, कौन सी सोसाइटी, कौन सा कॉलेज, वो मेंशन करा है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस चीज को आप कॉपी पेस्ट करो, ठीक है, इसे कॉपी पेस्ट करो, चैट जीपीटी पर जाओ और उसको बोलो कि एनालाइज दिस, और फिर अपने अचीवमेंट डालो कि इसको एनालाइज करके इसी तरीके से मेरे अचीवमेंट्स को लिखो, ठीक है। अपने अचीवमेंट्स को आप लिख सकते हो। इसीलिए मैंने मोस्टली स्लाइड्स पे एग्जाम्पल मेंशन किए हैं सो दैट इट विल हेल्प यू, आप आराम से अपना CV A1 क्वालिटी का बना सको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है जहाँ पे आपने लीडरशिप स्किल, इनिशिएटिव अपना जो है शो किया है। लाइक अगर आप किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे या किसी XYZ इवेंट के कोऑर्डिनेटर थे, फॉर एन एग्जांपल ड्यू के लिए सबसे बेस्ट है कि अगर आपने ड्यू की फेस्ट में कोई भी कोऑर्डिनेशन का काम किया है तो आप वो ये मेंशन कर सकते हो, क्योंकि फेस्ट एक इतना बड़ा इवेंट होता है कि उससे बड़ा तो आपके कॉलेज में कोई इवेंट होगा नहीं। फेस्ट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। वहाँ पे अगर आप शो कर रहे हो कि आपने अपना इनिशिएटिव शो किया है, आपने वहाँ लीडरशिप शो करी है, इतना बड़ा इवेंट कोऑर्डिनेट करा है, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। इसके अलावा ड्यू के सारे स्टूडेंट्स कोई ना कोई सोसाइटी ज्वाइन करके रखते ही हैं, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है अपना कि आप कौन सी सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, आप कौन सी पोस्ट पे थे। डजंट मीन कि आप प्रेसिडेंट ही थे, आप कोई सी भी पोस्ट पे थे। अगर आप यहाँ पे PR हेड थे तो आप प्रेसिडेंट की जगह पे यहाँ पे PR हेड लिख सकते हो, ठीक है। PR हेड लिखो, पूरा लिखना, जो भी PR का मतलब फुल फॉर्म है आप पूरा लिखना। देन उसके बाद आपकी जो भी सोसाइटी थी, XYZ सोसाइटी जो भी है, वो मेंशन करना, कौन से टाइम से कौन से टाइम तक थे, और फिर उस ड्यूरेशन को आपको लिख देना है, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, जो भी। उसके बाद ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि व्हाट द इम्पैक्ट यू हैव क्रिएटेड। आपको उसके लिए कोई रिकॉग्नाइजेशन मिला, रोल के लिए आपने कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया है। जैसे सिंपली राइटिंग कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ XYZ सोसाइटी, आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर आप उस सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे तो उस टेन्योर में आपने क्या किया, आपने अपनी क्या वैल्यू ऐड करी, अपनी सोसाइटी को कौन सा अचीवमेंट दिलाया। जैसे आप लिख सकते हो कि instead of writing कि I'm a president, you can write a lead a team of 20+ member, recognized a event attended by over 1000 participants, कि मैंने क्या किया है, 20+ मेंबर से ज़्यादा की टीम को लीड करा है क्योंकि मैं हेड था या मैं प्रेसिडेंट थी। देन उसके बाद मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था जहाँ पे 1000 से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुए थे, तो उनको मैंने मतलब मैनेज किया, वो सब आप लिख सकते हो। आपको हमेशा इसमें ये शो करना है दैट योर लीडरशिप स्किल्स बैक्ड बाय द मीजरेबल रिजल्ट दैट ऑलवेज स्टैंड आउट। मतलब अपनी लीडरशिप स्किल्स आपको इसमें लिखनी है और उसको ऐड करना है बाय क्वांटिफाइंग इट, मतलब हमेशा नंबर मेंशन करें। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 20+ मेंबर, 1000 अटेंडीज, ये नंबर अगर आप मेंशन करते हो ना, इससे बहुत क्रिएटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज वेग नहीं लिखा आपने कुछ भी, आपने बिल्कुल मीजरेबल और सटीक लिखा है, ठीक है। अब आप ऐसा कहोगे कि मैं ना श्योर नहीं हूँ कि मैंने 12 मेंबर लीड करे कि 20 मेंबर लीड करे, जस्ट राइट अ 15+ मेंबर, ठीक है। 15+ मेंबर प्लस में आपके कितने भी हो सकते हैं, ओके। अब कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, लिस्टिंग पोजीशन विदाउट एनी डिटेल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी पोजीशन लिख देते हैं कि मैंने ये था, अब उसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लिखो, क्या किया आपने, क्या अचीवमेंट करा, यूजिंग अ वेग और जेनरिक स्टेटमेंट। अब आप चैट जीपीटी के पास जाओगे ना तो वो आपको बहुत ही वेग और जेनरिक स्टेटमेंट ही देगा, जो बच्चे फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो जेनजी है, दे नो कि हाँ फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बस अपना दिमाग लगाना नहीं है। नॉट मेंटोरिंग ड्यूरेशन ऑफ द रोल, आपने ये बताया नहीं ड्यूरेशन क्या है रोल का, क्या आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया, वो सब नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैंने बताया। एंड अगेन आई हैव प्रोवाइड यू एन एग्जाम्पल सो दैट यू कैन डू अ कॉपी पेस्ट ऑन अ चैट जीपीटी, बिकॉज आई नो माई जनरेशन, आई नो माई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्रेसिडेंट लिखा XYZ सोसाइटी, अब आपने यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख दिया, जैसे कि लीडर टीम ऑफ 25 मेंबर एंड रिकॉग्नाइज्ड 5+ इवेंट इंक्रीजिंग अ पार्टिसिपेशन बाय 40%। लुक एट द नंबर्स, 25, 5+ इवेंट, 40%। उसके बाद अवॉर्डेड बेस्ट सोसाइटी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज, ठीक है।
देन यहाँ पे मैंने लिखा है कोऑर्डिनेटेड लॉजिस्टिक एंड मैनेज अ टीम ऑफ 10 वॉलंटियर। अगेन द नंबर, अगेन द एक्शन वर्ड, कोऑर्डिनेटेड, रिसीव्ड, अवॉर्डेड, लीड अ टीम, ये एक्शन वर्ड आपको लिखने हैं, यही आपका एटीएस स्कोर बढ़ाएंगे और आपके सीवी को स्टैंड आउट बनाएंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सिर्फ अकेडमिक से कुछ नहीं हो रहा है। आपके अकेडमिक में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, आपने 9.9 CGPA अटेंड कर ली, इट्स गुड, मैं ये नहीं कह रही कि ये खराब है, ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अकेडमिक से कुछ नहीं हो रहा, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर भी होना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर होगा तभी आपकी लीडरशिप स्किल शो होगी, ये शो होगा कि आप कितने अच्छे से आप मैनेज कर पा रहे हो, कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो। ठीक है, अब एक डाउट बहुत ज़्यादा आएगा कि मैम एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर क्या क्या लिखना है। देखो एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर आपको क्या लिखना है, अगर आपने कोई भी केस कंपटीशन जीता है, बिजनेस कंपटीशन जीता है, कोई क्लब एक्टिविटी करी है, कोई टूर्नामेंट जीता है, जैसे मेरे को याद है कि हमारे टाइम पे ड्यू में ऐसा होता था कि आपका स्पोर्ट्स डे होता था, तो स्पोर्ट्स डे में क्या होता था कि सारे डिपार्टमेंट्स जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे और इंटर डिपार्टमेंट कॉम्पिटिशन होता था। तो अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है और वहाँ पर बहुत सारी रेस होती थी, रिले रेस होती थी, देन उसके बाद खो खो होता था और वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सब कुछ होता था, अगर आपने ऐसा कोई कंपटीशन जीता है तो आप वो मेंशन कर सकते हो। अगर आपने कोई भी सोसाइटी के इवेंट में पार्टिसिपेट किया, लाइक ड्यू के इतनी सारी सोसाइटी हैं, वो बिजनेस कंपटीशन, केस कंपटीशन कराती रहती हैं, तो अगर आपने कोई केस कंपटीशन जीता है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब एक डाउट आएगा कि मैम इसमें और एकेडमिक अचीवमेंट में क्या डिफरेंस है, वहाँ भी तो आपने बताया था कि अगर कोई क्विज जीता है तो लिख सकते हो। गाइस देखो, अगर आपने कोई अकेडमिक रिलेटेड क्विज जीता है तो आप वो अकेडमिक में लिखोगे, बट अगर आपने कोई सोसाइटी इवेंट्स में केस कंपटीशन करा है, बिजनेस कंपटीशन करा है, या ऐसे डिबेट कंपटीशन करा है, ड्यू की किसी सोसाइटी में पार्टिसिपेट करके अचीवमेंट करा है, तो वो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आएगा। जैसे कि वॉन ABC अवार्ड इन सी क्लब सोसाइटी, कौन से ईयर में, इस तरीके से आपको लिखना है, मतलब कौन सी पोजीशन आपने सिक्योर करी है, कौन सी सोसाइटी में और कौन से ईयर में आपने करी है। अवार्डेड नेम क्या है अवार्ड का वो लिखो, कौन से ईयर में आपको अवार्ड मिला है वो लिखो। ठीक है, दूसरा अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो लिख दो। अब यहाँ पे फिर से मैंने आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करे हैं, आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख के समझ सकते हो कि किस तरीके से लिखना है। आपका कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन मेरे को पता है कि ड्यू के स्टूडेंट्स ना बहुत मतलब ऑलराउंडर टाइप के हैं। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इधर इट इज़ अ डिबेट हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, आपका रंगोली मेकिंग कंपटीशन हो सकता है, इतने सारे इवेंट्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप वो सब यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, अब इसके बाद ये जो सेक्शन है वो आपका वैसे एंड सेक्शन माना जाता है, बट इसके बाद अगर आपकी कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो आप अदर इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में लिख सकते हो। अब अदर इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन आपको तभी यूज़ करना है इफ़ यू हैव समथिंग टू एनहांस योर CV। कोई भी फालतू की चीज़ की अरे मेरे को तो बढ़ाना ही है तो इसमें ऐड कर देते हो, नहीं। आप अदर इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में क्या क्या ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, लाइक आपने गूगल एनालिटिकल सर्टिफिकेट लिया है, फाइनेंशियल मार्केटिंग का कोई सर्टिफिकेट है, आपको कोई लैंग्वेज नॉन है वो आप लिख सकते हो, जैसे कि इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, लेकिन मेरे को फ्रेंच भी आती है, तो आप वो लिखोगे। टेक्निकल स्किल्स आपके पास कोई है, एक्सेल, एडवांस, पावर BI, ध्यान रखना कि आप ये सोचो कि यार मेरे को एक्सेल तो आता ही है, मैंने तो करा ही है, तो बस लिख देता हूँ, नहीं। अगर आपके पास एक्सेल का कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है, अगर कोई आपके पास स्पेसिफिक सर्टिफिकेट है तो ही आप मेंशन करो, ऐसे मत करो क्योंकि ऐसे तो आता ही है। क्योंकि फिर अगर आप एक्सेल का लिखोगे यहाँ पे अपने CV में अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो दे विल आस्क यू एन एडवांस एक्सेल लेवल क्वेश्चन, भले ही उनके दिमाग में ना हो कि आपके से एक्सेल के 2-3 क्वेश्चन पूछना है, बट अगर उनको दिख गया कि आपके CV में एक्सेल लिखा हुआ है तो फिर आप तैयार रहना कि आपसे एक्सेल के एकदम धुरंधर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन उसके बाद आपका अगर कोई और अचीवमेंट है जो आपको लग रहा है कि ऊपर किसी कॉलम में फिट नहीं हो रहा, तो आप लिख सकते हो। अगर कोई इंटरेस्ट है, जैसे आज के टाइम पे बहुत स्टूडेंट्स का होता है, दे स्टार्ट अ कंटेंट राइटिंग, दे स्टार्ट अ फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, रीडिंग, इफ इट एडिंग अ वैल्यू टू योर CV, इफ इट शोइंग समथिंग, लाइक मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल बहुत अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ। जब EY आई थी पिछले साल, तो कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया कि वहाँ पे साफ साफ मेंशन था जॉब डिस्क्रिप्शन में कि यहाँ पे जो आपकी जॉब होगी ना उसमें 50% ट्रैवलिंग होगा।
अब अगर आप अपने अदर इंटरेस्ट में ट्रैवलिंग मेंशन करते हो तो ये तो अलाइन कर रहा है प्रोफाइल से, इट विल ऐड अ वैल्यू, तो आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ भी जा नहीं रहा बट फालतू में आपको अदर इंटरेस्ट में कुछ तो भरना है तो आपने भरना शुरू कर दिया। और ये भी कोशिश मत करना कि यार मेरा सीवी ना ऐसा हो रहा है कि इसमें क्या कहते हैं खाली खाली रह गया है तो कुछ ना कुछ भर देता हूँ, ऐसा भी मत करना। जो वर्ड लिखोगे, जो भी वर्ड लिखोगे, सब पे क्वेश्चन बनेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए सीवी का तो मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में एडिटेबल फॉर्मेट डाल दूंगी। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सीवी का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, जिस तरीके से मैंने समझाया है ना, बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट। आपको बस वहाँ पे अपनी डिटेल ऐड करनी होगी। सो इट विल हेल्प यू कि आप बड़े आराम से अपना सीवी बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपको प्लेसमेंट पे और कोई वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी और जो भी कमेंट मेरे को अच्छा लगेगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगी।